बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान के बेटों की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में क्या है इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एहसन इकबाल के इस्तीफे की दोबारा से एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है और एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है इसका भी हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर अरशद शरीफ शहीद का आज अदालत में केस लगा और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर काजी फायज ईसा के हवाले से कुछ फतवे दिए गए और इस फतवों पर हुकूमत वक्त ने अब एक एक्शन लिया है। ये एक्शन क्या है? और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एक वकास साहब हैं जी और एक अरूबा, एक को जुडिशल कर दिया गया है और दूसरे के हवाले से भी एक इंतहाई अहम खबर आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बता दें कि इमरान खान की जो साबका अहलिया हैं जमैमा स्मिथ, उन्होंने अपने बेटे कासिम खान की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर एक कोलाज है वीडियो का, तस्वीरों का, वो शेयर किया है। जमैमा खान ने बेटों की गुज़श्ता रोज़ कुछ तस्वीर भी शेयर की थी और कासिम खान की इस वीडियो में उन्हें बिल्कुल वालिद की तरह बॉलिंग करवाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की जानिब से शेयर की गई जिसे जमैमा गोल्ड स्मिथ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है। जमैमा खान ने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि उनके दोनों बेटे सुलेमान ईसा खान और कासिम खान क्रिकेट में दिलचस्पी ले रहे हैं और लोगों ने जी इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार भी किया है। और ऑब्वियसली खान साहब बहुत सारे लोगों के हीरो हैं, क्रिकेटर्स जहाँ पे खान साहब को फॉलो करते हैं, दुनिया फॉलो करती है। अब उनके बेटों की तस्वीरें क्रिकेट खेलते हुए ऑब्वियसली एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। बाज़ लोगों ने ये भी कमेंट किया, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कि खान साहब के दोनों बच्चों को सियासत में क्यों नहीं लाया जाता और पाकिस्तान की सियासत में उन्हें आना चाहिए। इस जमात का क्या बनेगा कल को? खान साहब के बाद इस जमात की जो बागदौड़ है वो किसी न किसी को तो संभालनी है। अच्छा, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ और खान साहब ने मुतादिद दफ़ा ये बात कही है कि मरूसियत के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया और मरूसियत अगर इस जमात में भी शुरू हो गई और बड़े लेवल पर ऐसी सीट्स पर जहाँ पर आप पावर इंजॉय करते हैं तो फिर शायद पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये हमने हर जमात के अंदर देखा। जो जंग सारी उम्र खान साहब की थी मरूसियत की, और अगर उन्हीं के घर में से कुछ ऐसा काम हुआ तो शायद ये सही नहीं होगा। और जो जंग है मरूसियत के हवाले से, फिर उस जंग का क्या बनेगा? और फिर दूसरी बात यह कि दोनों बेटे पाकिस्तान की सियासत को इस तरह नहीं समझते। बरतानिया में वो पले बढ़े, यहीं पे पैदा हुए, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपको पाकिस्तान की सियासत के रमूज़ व औकाफ जो हैं वो किस तरह से समझाए जाएंगे। तो टोटली डिफरेंट किस्म की सियासत है। बरतानिया की सियासत टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप कहेंगे वो हिस्सा ले तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आपको, खान साहब जैसा खुद भी कहते हैं कि आपको नीचे से ऊपर पार्टी वर्कर के तौर पर काम शुरू करना चाहिए। और वैसी भी बात व्यूअर्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर खान साहब ने किसी को ख़ानदान में से लाना होता तो अलीमा खान आपकी अदम मौजूदगी में एक बड़ी बेहतरीन चॉइस थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पार्टी के एक वर्कर को चेयरमैन बनाया और फिर पार्टी के ही वर्कर को अपोजिशन लीडर और फिर पार्टी के ही वर्कर्स को वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे इस वक्त लेकर आए। ये खान साहब की रिवायत नहीं है और खान साहब के हाँ इसकी सख्त किस्म से जो है वो इस पूरे जो मरूसियत का जो मामला है इसकी काफ़ी दफ़ा जो है उन्होंने इसके ऊपर खुद ही तनकीद की, तो ये शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा। अब इस दूसरी जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है एहसन इकबाल साहब का इस्तीफ़ा। ये ज़ेर बहस है जी इस वक्त, और मैं आपको 2 दफ़ा ये खबर एक्सक्लूसिवली इसी प्लेटफॉर्म पर दे चुका हूँ कि 3 इस्तीफ़े इनकी बात हुई और लोगों ने इस्तीफ़े भी दिए, जिसमें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब हैं, इसके साथ साथ एहसन इकबाल और फिर लगारी साहब भी हैं जी, जिन्होंने इस्तीफ़े की बात की थी। और वजह ये थी कि इस सियासी मुदाखलत और वो लोग जो उनकी टीम का हिस्सा हैं वो उनकी टीम नहीं है, वो किसी और की टीम है। और वो बार बार कहते रहे कि इन लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो लिए जाएं, नहीं तो फिर मैं जो है इस्तीफ़ा आपको दूंगा। और फिर अब खबर ये आ रही है उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, लेकिन अगर वज़ीर को फ्री हैंड ना दिया गया तो मुदाखलत जारी रहेगी और ये वजारत छोड़ देंगे और हुकूमत में कोई और ओहदा कबूल करने के लिए वो तैयार हैं। इस्तीफ़े की वजह क्या बनी है जी? एहसन इकबाल की जानिब से इस्तीफ़ा देने पर गौर की पहली वजह यह है कि वजारत में हमवार फैसला साजी में रुकावट मौजूद है। एहसन इकबाल वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान के इक्तसादी मनसूबाबंदी के नुक्ता नज़र में इख्तलाफ पाया जाता है।
जहांजेब खान कमीशन को रवायती ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में चलाने पर यकीन रखते हैं, वजारत के अंदर मौजूद इकोनॉमिस्ट ग्रुप पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं। इसके बरक्स एहसन इकबाल जामे तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जिसमें बैरूनी माहिरीन शामिल हैं और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स सनत और एकेडमी के साथ मुंसलिक है। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी बात है, मैंने कुछ लोगों से बात की, इन्होंने कुछ लोगों को फारिग भी किया है। ये भी एक वजह बनी इनके इख्तिलाफात की। और एहसन इकबाल साहब जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके नताइज फौरी तौर पर आपको नज़र नहीं आएंगे। वो 12 साल की पॉलिसी है, वो 20 साल की पॉलिसी है। सियासतदान ये समझता है, जो इनके बड़े हैं यानी शहबाज साहब हैं और बाकी लोग, ये कहते हैं कि यार तुसी कोई काम करो नज़र आए। पाकिस्तान में सियासत जो है ना, सियासतदानों को इस तरह की सियासत करने के लिए कहा जाता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो आवाम को नज़र आए, जिसके ऊपर हम जाकर सियासत कर सकें। तो इसलिए मुल्क के अंदर आपको जो ये पुल और सड़कें नज़र आती हैं, इसकी एक बुनियादी वजह क्योंकि वो नज़र आती है, वो उसका हुजम ऐसी पॉलिसीज़ जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पाकिस्तान की जो टैलेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाए, तो उसके ऊपर काम नहीं होगा क्योंकि वो नज़र नहीं आता। कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के हालात कैसे बेहतर होंगे, तालीम वाले मामला। ये कहते हैं कि बड़े बड़े पुल बनाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स खड़ी करो, जिसके ऊपर जाकर हम सियासत करें। दूसरी वजह, और ये भी इख्तिलाफ की एक वजह बनी क्योंकि इनके प्लान्स ऐसे नहीं हैं। दूसरी वजह यह है कि जी एहसन इकबाल 13वें 5 साला मनसूबा यानी 2024 और 29 को 5 ईज फ्रेमवर्क के स्ट्रेटेजिक रोड मैप से जोड़ना चाहते हैं। ये फ्रेमवर्क मुल्क की खस्ता हाल मैशत को बेहतर बनाने और मुल्क के इक़्तिसादी जो पोर्टफोलियो को 2035 तक $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लिए तवील और कलील मुद्दती हल तजवीज़ करता है। आप देख लें, अब जब आप ऐसे हल पेश करेंगे तो लोग जो चाहते हैं कि फौरी नताइज निकलें, वो कैसे नहीं कबूल करेंगे। फिर डिप्टी चेयरमैन जी, कमीशन का रवैया रवायती है और वो कमीशन को सालाना और 5 साला प्लान बनाने के तरीक़ाकार पर चलाना चाहते हैं कि भाई हुकूमत है, प्लान करें और घर जाएं। अब तीसरी वजह यह है कि प्लानिंग कमीशन के वजीर प्लानिंग कमीशन के काम काज को बेहतर बनाना चाहते हैं और तजर्बात और माशी मॉडल्स जो इस वक्त मौजूद है, मॉडल से सीखते हुए आलमी इदारों से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत पैदा करना चाहते हैं। यानी आप उन्हें ऑन बोर्ड ले लें, एक ब्रिज का काम करें, लेकिन दूसरी तरफ जो है लोग ये नहीं चाहते कि एहसन इकबाल साहब जो है वो काम करें। अब चौथी वजह ये भी है कि एहसन इकबाल की राय है कि प्लानिंग कमीशन के मौजूदा ढांचे में इस्लाहात और मुकम्मल नज़रसानी की ज़रूरत है। अगर वज़ीर और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के दरमियान इख्तिलाफात दूर ना हुए तो हुकूमत की मौशी पॉलिसी साजी का अमल तवील अरसे के लिए मुतासिर हो सकता है। व्यूअर्स, इत्तलात ये भी हैं कि शहबाज शरीफ अपनी लाहौर से लाई हुई एक अलहदा टीम में जो हैं वो घिरे हुए हैं और इस टीम के तमाम अरकान टेक्नोक्रेट्स हैं जिनके पास कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में नवाज शरीफ की टीम को दूर करके अपनी टीम बना ली है जो फैसले कर रही है, और नवाज शरीफ की काबीना के ज़्यादातर अरकान पहले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टीम से बाहर हैं, जबकि मौजूदा सेटअप में शामिल होने वालों को वो लुत्फ़ नहीं मिल रहा जो उन्हें पहले हासिल था। और फिर आपको ये भी बता दें कि अरशद शरीफ केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। 13 माह बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जी 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और गुज़श्ता बरस 13 जून को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए जुलाई के पहले हफ्ते तक इसे मुलतवी कर दिया था और ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आज होने वाली मुख्तसर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान वो अदालत में पेश होते हैं और वही बताते हैं कि अदालत के सामने अब पूरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। मुश्तरका कानूनी मावनत का मसौदा तैयार कर लिया गया है और काबीना के आइंदा इजलास में कानूनी मावनत की मंजूरी हो जाएगी। अब ये मामला क्योंकि कीनिया से इसका ताल्लुक है और ये देखना होगा कि कीनिया से आपके ताल्लुकात जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं किस तरह आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसी के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई और अब अदालत ने एक मुश्तरका जो फ्रेमवर्क जिसका जिक्र अटॉर्नी जनरल की तरफ से किया गया इस पर अदालत को आगाह किया है। अरशद शरीफ के वकील हैं जी शौकत अजीज सदीकी साहब, वो ये कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि उन्हें कातलों का इल्म है, इनको तो बुलाएं। हमने 6 लोगों के नाम भी अदालत के सामने रखे थे। लार्जर बेंच से दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। आप मुझे नहीं मालूम उन्होंने ये बात कही कि किसे सहूलत फराम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जी एक इंकशाफ ये भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि ये केस 5 रुकनी बेंच के सामने की बजाय
गलती से अचानक 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया गया है और 3 रुकनी जजेस कमेटी में इस पर मुशावरत नहीं की गई, इसलिए 5 रुकनी बेंच के मुयस्सर होने तक समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन सवाल व्यूअर्स ये भी है कि जब 3 रुकनी जो कमेटी है आप उसके सामने लेकर नहीं जाते और अप्रूवल के बगैर 5 जजेस की बजाय 3 रुकनी बेंच के सामने अपने केस की समाअत मुकर्रर क्यों की? किसी ने ये सब कुछ जो है वो समाअत के लिए कहा? अब काजी साहब से ये पूछा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पहले ही मुतनाज़ बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई और क्या ये केस किसी मखसूस पसंदीदा लोगों के मशवरे पर लगाया गया? अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर इस मामले पर बाद में उंगलियां उठ रही हैं जी। और क्या इस तरह केस लगा देना कंडक्ट और कानून की खिलाफ वर्जी? क्योंकि एक कानून मौजूद है कि कमेटी में आप हर चीज़ को लेकर आएंगे, लेकिन ये केस अब 3 रुकनी कमेटी के सामने आ गया है। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि फजलुर रहमान साहब के हवाले से हामिद खान साहब ने एक इंकशाफ किया है और वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासन है, इसलिए क़यादत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खिलाफ मौजूद है। पीटीआई के लोग जो मुलाकात करके आते हैं वो इनसे मिलने वाली हदायत को मुख्तलिफ तशरीह के तौर पर पेश करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशरीह के लिए ऐसा करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलिस नहीं हैं। ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयान देते हैं, जो पार्टी के लिए नुकसानदेह है, उनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। चंद को तो पता चल गया है कि जिनमें से एक शेर अफजल मरवत हैं जो किसी और मकसद के लिए पार्टी के अंदर मौजूद थे। शेर अफजल मरवत ज़ाती तशहीर करते थे, उन्हें बयान देकर पार्टी को काफ़ी हद तक उन्होंने नुकसान पहुँचाया। मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद हुकूमत ने हवास बाख्ता होकर पीटीआई पर पाबंदी की बात की। हुकूमत को असल खौफ ट्रिब्यूनल से है। बेशतर सीटों में बिलखसूस पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली पर तो लंबी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं, बेशतर सीटों पर फॉर्म 45 की गिनती करके ही हमारी सारी सीटें निकल आएंगी। उनके जहन में ये खौफ है कि अब हमारी सीटें खाली कराएंगे। ख्वाजा आसिफ के बारे में किसी को नहीं पता कि 27,000 वोट से उस्मान डार की वालदा से हार गए थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और ओन चौधरी समेत उनके बेशतर लोग बुरी तरह हारे हैं। जिस दिन भी सही गिनती हो गई उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानी पीटीआई ने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। 8 फरवरी के बाद जब बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो वो बहुत खुश थे कि कौम ने उनकी बात जो है वो सुन ली है। अब कुछ बातें उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी की। वो ये कहते हैं कि इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और आमिर कियानी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाने वाले में शामिल हैं। फवाद चौधरी तो इस्तेकाम पार्टी में शामिल हुए और वहाँ मुंह पर हाथ रख कर बैठे थे। जेल काटना पता नहीं वो ड्रामा था, ये क्या था? फवाद चौधरी प्लांटेड आदमी है। फवाद चौधरी आज से ही, हमेशा से ही प्लांटेड हैं। अब भी फवाद चौधरी पार्टी को अंदर से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और शाह महमूद कुरैशी और फिर फजलुर रहमान की जो बात उन्होंने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। एक चीज़ बड़ी आपको याद रखनी चाहिए, हामिद खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी जब बल्ले का निशान छीना गया तो वो कोई ऐसी नहीं थी। इनके हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बात की थी कि ये एक रॉन्ग नंबर है, लेकिन अब कौन सही या कौन रॉन्ग नंबर है? पार्टी के अंदर इतनी सारी तफरीक है, इतनी सारी तकसीम है कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन किस धड़े से जो है वो उसके लिए काम कर रहा है। हामिद खान इनिशियल बहुत शुरू के लोगों में से हैं, पार्टी के साथ वो हमेशा से रहे, लेकिन इनको मेरे लिए जो सबसे बड़ी दलील थी जब इनको ऑफ़र की गई थी ना कि इनको पार्टी का चेयरमैन बनाया जाए या बाकी, ये बात हुई लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक उम्र का तकाजा, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवान क़यादत की यहाँ पर ज़रूरत है और मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये एक दलील हो सकती है। अगर इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचाना होता तो फिर यकीनन वो उस पार्टी पोजीशन को हाथ में लेते और फिर नुकसान पहुँचाते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो उन्होंने बात कही वो ये कहते हैं कि इनसे जो कुछ फजलुर रहमान से गुफ्तगू करने के बाद पता चलता है फजलुर रहमान की इस्टेब्लिशमेंट से जो तवक्का थी वो पूरी नहीं हुई और फजलुर रहमान जो कह रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं। अच्छा, ये भी बात फजलुर रहमान साहब के हवाले से इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा हो चुकी है कि फजलुर रहमान भी एक रॉन्ग नंबर हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आकर और हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वेलकम किया, इससे पता ही लगता है कि तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली एवेन्यूज़ की तलाश कर रही है। वो लोग जो एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ करेंगे वो इनके दोस्त है, लेकिन फजलुर रहमान को भी एक सहारे की ज़रूरत थी। फजलुर रहमान भी चाहते थे कि कोई तो हो जिसको इस्तेमाल किया जाए, जिसकी पोजीशन को इस्तेमाल किया जाए, जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाए। और आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और उन्हें उनका मैंडेट दिया जाए तो ऑब्वियसली आपको दुख इस बात का है कि आप क्यों नहीं जीते।
तो हामिद खान साहब की इस बात में 100% जो है वो वज़न है। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि एक ऐलान किया गया एक पार्टी की तरफ से और सर कलम करने की बात जो है वो की गई है। कल ये खबर मेरे पास आई, मैंने इसके ऊपर वीलॉग नहीं किया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इन लोगों ने ना सिर्फ जिन्होंने ये फतवे जारी किए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, और बल्कि ये भी होगा कि जिन लोगों ने इसकी तशहीर की है उनके खिलाफ भी, और दहशतगर्दी के मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान में दर्ज कर दिए गए हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है और इस तरह की शरअंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर खून खराबी की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने फैसले की वजाहत कर चुकी है, मगर फिर भी प्रोपेगेंडा जारी है। रियासत किसी तौर पर कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं देगी। सियासी और दीगर मफादात के लिए सोशल मीडिया पर आवाम को कत्ल पर उकसाने वाली पोस्ट लगाई जा रही है। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी और कानून पूरी तरह कुव्वत से हरकत में आएगा। अच्छा, मुझे ना लगता पता क्या है, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से हमेशा जो है जब ये धरना देते हैं तो पूरी रियासत इनके आगे बिछ जाती है, पुलिस वाले साथ होते हैं, नारे लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है। और अब प्रॉब्लम इसके अंदर सर ये है कि आपने आपसे कुछ ही देर पहले अता तारड़ साहब ने ये बात की कि सियासी मकासद है। मुझे सबसे ज़्यादा सियासी मकासद ना हुकूमत के नज़र आते हैं, और जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा है ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट, सोशल मीडिया पे ये हो रहा है। आज की मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, पाकिस्तान के अंदर ऐसे वीलॉगर्स जो पाकिस्तान में पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या उनकी खबरें ज़्यादा चलाते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, अब उन्हें पीटीआई सपोर्टर ही कहा जाता है। वो ये नहीं कहता कि ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, या कल को जब मरियम के साथ जब कुछ हो रहा था तो हमने आवाज़ बुलंद की, और मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाऊजी को निकाल कर जब रियासत जो थी वो हमले कर रही थी और पाकिस्तान की एजेंसीज इसके अंदर मुलविस थी, तो हम उससे भी बात करते थे कि ये गलत हो रहा है, आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब इनके साथ ये मामला हो रहे हैं तो पीटीआई का लेबल जो है वो सब लोगों पर लगा दिया जाता है। अगर सच बोलना पीटीआई का लेबल की बात है तो सर लगाएं आप, कोई मसला नहीं है। तो अब वो स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि जब पीटीआई की बात आएगी, इमरान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये फायर वॉल के ज़रिए इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। उससे पहले हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं और जानबूझकर सोशल मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि देखिए जी, मुनाफरत फैलाई जा रही है, लोगों के कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, फतवे जारी किए जा रहे हैं, तो फसाद की जड़ी सोशल मीडिया है, तो लिहाजा अब हम इसको बंद करेंगे। मुझे तो इसके अंदर जी साजिश नज़र आती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी थी, उसके बाद से दोबारा ये बयान आना और फिर उसके बाद सोशल मीडिया का हवाला देना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साजिश है और कुछ नहीं है, और इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए जितनी की जा सकती है। दूसरी तरफ जो अता तारड़ साहब है, उन्होंने काजी साहब की शान में इतना आगे निकल गए कि उन्हें कायद आज़म का साथी और न जाने बलोचिस्तान का जिक्र करना शुरू कर दिया है। सर, सियासी दुकान तो आपने खोली, इस मामले को रियासत जिस तरह से डील करना चाहिए वैसे करे, इसमें सियासत की दुकान ना खोलें। और ये भी बार बार सोशल मीडिया का जिक्र जो है वो करते हुए हमें नजर आए। सोशल मीडिया अगले 1-2 माह के अंदर पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह जी टारगेट होने वाला है, और मैंने इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये बात कही है कि अगर आप ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स चलने चाहिए और पाकिस्तान में आवाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तो खुदा के लिए इन्हें शेयर करें। लोग वीपीएन पे चले जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वीपीएन के ऊपर भी इसका जो हल है वो निकाल लिया गया है, और वीपीएन को भी आप ब्लॉक करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये इफेक्ट तो पड़ेगा। और शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टारगेट इस वक्त सोशल मीडिया है, और इतना अगर 30 अरब रुपया लगाकर कोई एक नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है, वो ऐसे नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया का वैसे तो मुकाबला नहीं कर सके, ये इस तरह से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। 2 लोग जी सैयद और रूबा, उनकी एक ज़मानत हो गई। मैंने कल आपको कहा था कि जुडिशल हो गया, अब इनकी ज़मानत मिलना आसान होगी, तो ज़मानत उनकी हो गई है, और वकास साहब को जुडिशल कर दिया गया है। ये भी सोशल मीडिया के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और देखना ये होगा कि अब इनका जुडिशल करने के बाद इनकी ज़मानत की दरख्वास्त आती है तो उसके ऊपर अदालत क्या हुक्म जो है वो जारी करती है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने